नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पार्ट 2 में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर आप पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि उसमें भी मैंने इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस किया है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हर वीडियो में वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो ये आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। So, India has been elected to the United Nations Security Council (UNSC) as a non-permanent member from the Asia Pacific category for 2-year term from January 2021 on June 18, 2020। यानी कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट किया गया है, चुना गया है 2 सालों के लिए। किस रीजन से चुना गया है तो एशिया पैसिफिक कैटेगरी रीजन से चुना गया है। 18 जून को इसकी घोषणा हुई है। और जो इंडिया का टर्म है वो कब से स्टार्ट होगा तो 2021 से होगा। इंडिया को टोटल 192 वैलिड वोट में से 184 वोट्स मिले। और इंडिया के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, इनको भी सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है। अब दोस्तों, यूएनएससी जो है उसके कुल मिला के 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं वो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं। बाकी जो 10 कंट्रीज़ होते हैं उनका वो चेंज होते रहते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, उनका इलेक्शन होता है और इलेक्शन के थ्रू उनको यूएनएससी में जगह मिलती है। अब जैसे कि इस बार आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और इंडिया को मिली। दोस्तों, इंडिया इससे पहले 7 बार यूएनएससी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। सबसे पहली बार 1950-51 में इंडिया को वहाँ पे जगह मिली थी। उसके बाद उसको करीब 1967 में उसको जगह मिली थी। देन 72 में, 77 में और लास्ट बार 2011-12 में इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बना था यूएनएससी का। और अब जाकर फिर से इंडिया 8वीं बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। दोस्तों, अब नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑन जुलाई 29, 2020 अप्रूव द new National Education Policy 2020 that will bring far-reaching changes in the school education and higher education system. Consequently, the Human Resource Development Ministry has been renamed as the Ministry of Education. Third point, NEP 2020 has replaced the 34-year-old National Policy on Education 1986. तो चलिए दोस्तों, आपको समझाते हैं। यानी कि इंडिया में जुलाई 29 को सरकार के तरफ से, कैबिनेट के तरफ से ये घोषणा की गई कि इंडिया को नया एजुकेशन पॉलिसी मिल गया है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है ये 34 सालों बाद आया है। यानी कि इससे पहले 1986 में राजीव गांधी के उनकी जब सरकार थी तब इंडिया नेशनल पॉलिसी लेकर आया था एजुकेशन के लिए। और उसके बाद 34 सालों बाद 2020 में जुलाई 29 को इंडिया को नया एजुकेशन पॉलिसी मिला। और दोस्तों, इंडिया जब से आज़ाद हुआ है, मतलब आज़ाद भारत में अब तक सिर्फ 3 बार ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है, बनाया है। सबसे पहले मैडम इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, जब वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, तब आया था 1967-8 में। देन राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे 1986 में। और अभी पीएम मोदी हैं। तो अब तक इंडिया को सिर्फ 3 बार ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी है वो मिल पाया है। और अब जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि हमारे जो स्कूलिंग है, जो एजुकेशन सिस्टम है और हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं, बशर्ते कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है, जिसमें उसमें दिया गया है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से किया जाए। नो डाउट दोस्तों, बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं इस नए एजुकेशन पॉलिसी में जो कि इम्प्लीमेंटेशन के समय काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगा। लेकिन अगर
उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो जाता है तो इससे हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है और हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी मतलब बहुत ऐसा चेंजेस होगा जिसका कि हमको दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसका नाम चेंज करके मतलब रीनेम कर दिया गया है, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुलाया जाएगा। दोस्तों पहले भी इसका यही नाम था, लेकिन जब दूसरी बार भारत को एजुकेशन पॉलिसी मिला था राजीव गांधी की सरकार के समय, तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चेंज करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया गया था। जब अब 2020 में भारत को तीसरी बार एजुकेशन पॉलिसी मिला है तो फिर से उसके नेम को रीनेम करके अब ह्यूमन रिसोर्स HRD मिनिस्ट्री से बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE कर दिया गया है। इस वीडियो का तीसरा करंट अफेयर है GI टैग को लेकर। चाक हाउ, द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर एंड द गोरखपुर टेरिकोटा कोविलपट्टी कराकलाई मिठाई ऑफ तमिलनाडु हैव बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन अप्रैल 30, 2020। यानी कि ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर जिसका नाम है वहाँ का लोकल लैंग्वेज में चाक हाउ, गोरखपुर का टेरिकोटा और तमिलनाडु की एक मिठाई है, स्वीट है जिसका नाम है कोविलपट्टी कडाकलाई। तो इन 3 प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। कब दिया गया है? तो 30 अप्रैल 2020 को। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि यार ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, मतलब जियोग्राफिकल GI टैग क्या होता है। तो चलिए GI टैग के बारे में आपको बताते हैं। मीनिंग ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग। तो दोस्तों आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो एक साइन होता है जो एक प्रोडक्ट पे यूज किया जाता है और उससे हमको ये पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो ये स्पेसिफिक एरिया है, एक जियोग्राफिकल रीजन है। और इससे क्या होता है कि मतलब उस एरिया का एक रेपुटेशन बन जाता है उस प्रोडक्ट की वजह से और उसके गुड क्वालिटी की वजह से। अब क्यों दिया जाता है? मीनिंग तो आपने समझ लिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग का, लेकिन आखिर जो ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है GI टैग देने के पीछे? तो दोस्तों जो बेसिक मोटिव है बिहाइंड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज़ टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड यूज रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन बाय अदर्स। अब जो GI टैग जब मिल जाता है तो इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द न्यू और द यूनिक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और द प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एट्सेट्रा। दोस्तों आप इसको आसान भाषा में समझिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं बासमती राइस, हल्दी, इंडिया के पास अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि इंडिया में हाई क्वालिटी का बासमती राइस इंडिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर वो उसका जियोग्राफिकल GI टैग उसको नहीं मिला होगा तो कोई और कंट्री है वो दावा कर सकता है कि हम जो ये बासमती राइस है इसका ओरिजिन हमारे कंट्री का है। और ऐसा हुआ भी है। US जो था उसने दावा करना चालू कर दिया था कुछ टाइम पहले कि जो बासमती राइस है वो मतलब हमारा है, उसका जो ओरिजिन है वो US से है। तो इसमें इंडिया और US के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, लेकिन बाद में इस केस को इंडिया जीत गया, क्योंकि इंडिया और ऐसे ही हल्दी को भी लेकर हुआ था। तो मतलब अगर किसी एक प्रोडक्ट को, चाहे वो किसी कंट्री का हो, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी एक पर्सन का हो, तो जब उसको एक टैग मिल जाता है तो उस टैग से क्या फ़ायदा होता है कि उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता है, प्लस जिस एरिया का वो प्रोडक्ट होगा उस एरिया का एक रेपुटेशन बनेगा, उसके जो गुड क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि अगर उसको टैग नहीं दिया जाएगा तो उसका जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे करके डिटोरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग उस पर दावा करने लगेंगे और उसका जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो बनाने लगेंगे। तो GI टैग देने के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको जब दिखेगा जब छोटे शहरों के किसी प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है तो उस शहर को मतलब वर्ल्ड लेवल पर एक नाम मिलता है जिससे कि वहाँ का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प कहें
तो मतलब पूरे दुनिया की नज़र में वो एक स्पेसिफिक एरिया आ जाता है, तो वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वजह से। तो दोस्तों जीआई टैग का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की थी, सो आई होप कि आपको जीआई टैग समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। Statue of Unity included in the 8 Wonders of SCO on January 13, 2020. The Statue of Unity is the world's tallest statue, monumental tribute to Sardar Patel, India's first Home Minister as well as the Deputy Minister. अब दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोगों को पता है कि कहाँ पर है, तो इसको इंक्लूड किया गया है SCO के 8 वंडर्स में। अब SCO का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और दोस्तों लेटेस्ट आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो मॉस्को में इस मीटिंग को अटेंड SCO के, और क्योंकि वहाँ पे सभी कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है, तो वहाँ पे गए थे। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसमें कितने मेंबर हैं। और दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, और ये एक ट्रिब्यूट दिया गया है सरदार पटेल को, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और दोस्तों इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। सरदार पटेल के बारे में आप सभी को पता है कि इनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जितने भी प्रिंसली स्टेट थे तो उनको एक साथ रखने में, एक साथ जोड़कर भारत का निर्माण करने में, जिस भारत को आज हम जानते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था, और इसीलिए इनका नाम है वो इज्जत के साथ लिया जाता है। और जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, एक उनके लिए एक मोनूमेंटल ट्रिब्यूट है। द नेक्स्ट करंट अफेयर में हमारा है यूनाइटेड स्टेट को लेकर। तो यूनाइटेड स्टेट रिमेन्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20। As per the data of the Ministry of Commerce, the bilateral trade between the US and India in 2019-20 stood at 88.75 billion as against the 87.96 in 2018-19. In 2018-19, the US for the first time surpassed China to become India's top trading partner. सो दोस्तों लगातार दूसरे साल भी यूनाइटेड स्टेट जो है वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। पहली बार वो 2018-19 में बना था, तब उसने चाइना को सरपास किया था। यानी कि 2018-19 से अगर हम पहले की बात करेंगे तो चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, और अगर हम चाइना से भी पहले बात करेंगे तो 2013 से पहले UAE हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। अब दोस्तों यहाँ पे आप डेटा भी दिया हुआ है कि 2018-19 में हम US और इंडिया के बीच में जो टोटल ट्रेड हुआ था वो हुआ था 87.96 बिलियन डॉलर का, और यहाँ पे 2019-20 में ये 88.75 बिलियन पे पहुँच गया। तो यानी कि हमारा जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, जो एक नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर है, फर्स्ट पोजीशन पे है वो है US, सेकंड पे है चाइना। अब दोस्तों US जो है वो हमारा वन ऑफ द मतलब फ्यूएस्ट कंट्री है, कुछ कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। अब दोस्तों ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस का मतलब है, अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो, कि हम उसके US के साथ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हम उनसे कुछ चीज़ खरीदते होंगे और हम कुछ चीज़ उनको बेचते होंगे। तो दोस्तों ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हमने उनसे ज़्यादा चीज़ हमने उनको बेचा, हमने पैसे हमने ज़्यादा कमाए, उनसे हमने सामान कम खरीदा, यानी कि हमने उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और उनसे इम्पोर्ट कम किया। जबकि अगर हम बात करेंगे चाइना के साथ, तो चाइना के साथ हमारा मतलब बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा सामान मंगाते हैं, हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम उनको सामान कम बेचते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम चाइना को सामान कम बेचते हैं और ज़्यादा मंगाते हैं, तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। वहीं US की बात करें तो वो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, इसके साथ साथ उसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है, यानी कि हम उसको ज़्यादा सामान बेचते हैं और उससे कम सामान हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। लास्ट करंट अफेयर है इस वीडियो का। डिजी लॉकर डेजिग्नेटेड एज द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ऑन April 7, 2020 बाई HRD मिनिस्ट्री। अब दोस्तों HRD मिनिस्ट्री क्योंकि उस वक्त था, बट अब इसका अभी मैंने आपको बताया है कि अब इसका नाम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। सो आफ्टर बीइंग डेजिग्नेटेड डिजी लॉकर एज NAD, MHRD has enabled the educational institution to store the digital copy of academic award, marksheets and सर्टिफिकेट्स ऑन द क्लाउड बेस्ड सर्विस। यानी कि अब जो भी मतलब सर्टिफिकेट्स होंगे
तो उसके जो कॉपीज होंगे, अवार्ड्स के होंगे, मार्कशीट के होंगे, वो सब अब डिजी लॉकर पे वहाँ पे सेव किया जाएगा, क्योंकि उसका जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है उसमें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।